नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर। तो हमारे जो हमें पता है भाई कि हिंदी उपन्यास लगे हुए हैं और 13 उपन्यास लगे हुए हैं। ये मैंने जो पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अब हम देखते हैं कि जो पहला उपन्यास लगा हुआ है हमारा देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके लेखक हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा और उनका जन्म 1836। और ये जो उपन्यास है हमारा ये 1870 में प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देख लेते हैं भाई मुख्य बातें कि जो डॉक्टर पुष्पाल सिंह हैं और डॉक्टर गोपाल राय, ये दोनों इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। ठीक है। आपको पता है कि जो हिंदी के पहले उपन्यास की बात होती है तो हमारे सामने परीक्षा गुरु भी आता है, देवरानी जेठानी की कहानी भी आता है। तो हमें कौन सा मानना चाहिए? तो ज्यादातर जो सर्वसम्मति से माना गया है वो है परीक्षा गुरु। परंतु डॉक्टर पुष्पाल सिंह और डॉक्टर गोपाल राय देवरानी जेठानी की कहानी को भी पहला उपन्यास मानते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है। लेखक क्या, हमें देखो कोई भी रचनाकार होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो इस रचना का क्या उद्देश्य है? तो देखते हैं कि भारतेंदु युग में स्त्रियों को पढ़ने से संबंधित बहुत सी पुस्तकें लिखी गई थी। कि जो भारतेंदु युग था उसमें स्त्रियों को पढ़ाने से संबंधित, कि भी स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें घर में कैद करके नहीं रखना चाहिए, इससे संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी। तो उन्होंने अपनी ही पुस्तक के बारे में कहा है कि वे सब अच्छे हैं परंतु मैंने नए ढंग से लिखा है और निश्चय ही स्त्री पुरुष दोनों प्रसन्न होंगे। कि मैंने स्त्रियों की भाषा में स्त्री के संवाद लिखे हैं और पुरुषों की भाषा में पुरुषों के संवाद लिखे हैं। बनिया समाज का वर्णन है और उपदेश प्रधान ये हमारी रचना है। पढ़ी व बेपढ़ी महिलाओं में अंतर। अब दिखाया जाएगा कि जो बेपढ़ी महिला है वो किस प्रकार से सबकी नजरों में गुनहगार बनी हुई है और जो पढ़ी हुई महिला है वो सबकी चहेती बनी हुई है। केमशीन साहब ने प्रसन्न होकर इनको पंडित गौरीदत्त शर्मा को 100 रुपए इनाम दिए थे। ठीक है। और उनको उनकी बहुत सारी प्रतियां तो खुद ही खरीद ली थी। तो ये कहते हैं कि दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, कि उन्हें मुझे रुपये दिए, वित्त दिया, उससे ज्यादा मैं खुश होऊंगा कि वो मेरी रचना को पढ़े, चित्त से मन से मेरी रचना को पढ़े। आपने 16 जुलाई 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। तो एक प्रश्न हमारा यहाँ से भी निकल के आता है। नागरी प्रचारणी सभा, नागरी जिसमें देवनागरी लिपि को बढ़ावा दिया जा रहा था। सारी संपत्ति नागरी के प्रचार हेतु समर्पित कर दी। ये आपका बड़प्पन था कि आपने देवनागरी के प्रचार प्रसार में अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। देवनागरी देव जो एक पत्र था आपने वो 8 फरवरी 1906 में निकाला और उसके बाद आपका निधन हो गया। और क्या क्या काम किया आपने? नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरीदत्त नागरी सेवा सम्मान आरंभ किया। और आपने जो देवनागरी प्रचारानंद का जो पत्र था वो बड़ा ही व्यापक हुआ, विस्तृत हुआ और आप अपने समय के जो लेखक थे उनसे आगे निकल गए। आपको हिंदी का सुकरात भी कहा गया है। ये जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, ये 35 पृष्ठों में लिखा है। ठीक है, लिखा गया है। और जब इसमें चिट्ठी लिखी जाती है आपस में तो एक जो मुहावरा लगा लो, बहुत सुंदर उपमा दी जाती है कि स्वस्ति स्वस्ति श्री सर्वाप्म योग्य, कि तुम सभी में श्रेष्ठ हो। ठीक है, सभी उपमाओं के योग्य हो, ऐसे शब्द पहले प्रयोग किए जाते हैं। और जो देवरानी और जेठानी में अंदर बताया जाता है, तो अब कहानी की शुरुआत होती है कि जो देवरानी है वो आनंदी है, पढ़ी लिखी हुई है, और जो ज्ञानो है वो जेठानी है, वो बेपढ़ी है। ठीक है। देवरानी के जो पिता हैं वो तहसीलदार हैं, अच्छे पढ़े लिखे, उन्होंने अपने बेटे को भी पढ़ाया है। और इनके दो भाई हैं, गंगाराम और राम प्रसाद। तो राम प्रसाद तो बड़े हैं और गंगाराम छोटे हैं, आनंदी के। आनंदी की बात हो रही है।
उसके बाद में कुछ मुख्य बातें और रह गई थी, वो भी बता देती हूँ कि देवनागरी प्रचारक जो पत्रिका थी आपने वो 1892 में प्रकाशित की थी। उत्तर प्रदेश में पाठशालाओं में हिंदी की स्वीकृति 18 अप्रैल 1900 को हो गई थी। ये आपका ही कमाल था कि आपने उत्तर प्रदेश की पाठशालाओं में हिंदी को स्थान दिलवाया। आप 15 जो उपन्यास के अंतर्गत जो आनंदी के हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, वो 15 रुपए में पहले नौकरी करते हैं। उनका नाम छोटेलाल बाबू है और बाद में वो रेलवे के दफ्तर में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। बाद में उनकी तनख्वाह और ज्यादा हो जाती है। फिर देखते हैं कि जो सर्वसुख बनिया है, क्योंकि मुख्य पात्र तो वही है, उसकी बड़ी बेटी का नाम पार्वती है, ठीक है, और छोटी बेटी का नाम सुखदेई है। तो पार्वती तो अपनी जो बड़ी भाभी है उनकी तरह ही लगाव सिखाव में होने के कारण ज्ञानों की प्रिय प्रिय है। सुखदेई थोड़ा पढ़ना भी जानती है और उसको कढ़ाई बुनाई भी आती है, और तो वो जो छोटी भाभी है आनंदी है उसकी प्रिय है। सरसुख के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक घटना का वर्णन है कि जब सरसुख का जन्म हुआ तो उसके बाद उसके माँ बाप मर गए, फिर उसने किस तरह से अपना जो व्यापार किया, अपना नाम जमाया समाज में, और उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों ने किस प्रकार से बंटवारा किया, ये भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। बंटवारे के दौरान दुकान दौलतराम व हवेली छोटेलाल के हिस्से आती है। फिर भी जेठानी दो खिड़की दो दरवाजे उखाड़ ले जाती है और ठोकर खाकर गिर भी जाती है और उनको मन ही मन बद्दुआएं देती हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि भाई जो गौण पात्र हैं आजकल उनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे गौण पात्र, उसके बाद में हम मुख्य पात्र पढ़ेंगे। तो देखते हैं, कृपि कौन है? बाल विधवा है एक, ठीक है, जिसका बचपन में ही पति मर चुका है। भगवान देई आनंदी की बहन है। आनंदी जो दो रानी है, ठीक है, देवरानी की बहन है भगवान देई छोटी। गंगाराम उसका छोटा भाई है और राम प्रसाद बड़ा भाई है। अब जो मुख्य पात्र में है सरसुख बनिया, इसी का ये सारा परिवार है। इसी ने अपने आप अपना कमाया धमाया, शादी की, बच्चे उनको भी सेटल किया, पढ़ाया लिखाया। तो जो बड़ा बेटा है दौलत राम वो तो पढ़ा नहीं, वो ये अपने बाप का ही काम संभालता है। बाकी उसने अपने छोटे लाल बेटे को भी पढ़ाया और अपनी बेटी को भी पढ़ाया। दौलत राम बड़ा बेटा है जो कारोबार संभालता है पिता के साथ। छोटे लाल छोटा बेटा है जो नौकरी करता है, पढ़ा लिखा हुआ है। ज्ञानो जेठानी है, अनपढ़ है। आनंदी देवरानी है, पढ़ी लिखी है। गुलिया और कन्हैया इनके बेटा और बेटी हैं। किनके? जेठानी के, ठीक है। ज्ञानो और दौलत राम के बेटा और बेटी हैं मुलिया और कन्हैया। नन्हे और मोहन इनके छोटे लाल के और आनंदी के दोनों बेटे हैं, ठीक है। इनके एक बेटी एक बेटा है, इनके दोनों बेटे हैं नन्हे और मोहन। पार्वती इनकी बड़ी बेटी है और सुखदेव इनकी छोटी बेटी है। तो ये कहानी इसी ढांचे पर, इसी ढर्रे में ढाली गई है कि हमें स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, ना कि उन्हें कैद करके रखना चाहिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये उपन्यास समझ में आ गया होगा किसके ऊपर है, क्या इसमें शिक्षा दी गई है और किस प्रकार का इसमें जो आपस में किरदार है वो व्यवहार करते हैं। धन्यवाद।